पत्रिका के इस खास फेसबुक लाइव में। मैं हूं शालिनी और आज हमारे साथ कुछ बहुत खास ही मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ है रोहिणी नीलेकनी जी, जो आज की हमारी संडे गेस्ट एडिटर है। वो एक जानी मानी लेखिका है, पर्यावरणविद है और बहुत बड़ी समाज सेविका भी है। हमारे साथ है नीता बूसरा जी, जो कि फिकी फ्लो से जुड़ी हुई है और जो फिकी फ्लो का जयपुर चैप्टर है उसकी फाउंडर रही है। हमारे साथ है ज्योति जैन जी, जो कि इंदौर से हमारे साथ जुड़ी है और ये एक लेखिका है और इनकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। मीडिया स्टूडेंट्स को हिंदी भी पढ़ाती हैं। और मेरे साथ है मेरी साथी जया शर्मा, जयपुर से ही। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका की इस खास फेसबुक लाइव में। तो रोहिणी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा पत्रिका की गेस्ट एडिटर बनके, और दूसरी बात जो आपने हमें थीम दी थी कि यंग मेल्स का एम्पावरमेंट करना जरूरी है जब तक फीमेल, अगर हम फीमेल का एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो ये थीम के पीछे आपकी सोच क्या थी और आपको कैसा लगा? रोहिणी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? इस वर्चुअल वर्ल्ड में कई टेक्निकल चैलेंजेस आ जाते हैं शालिनी जी। मैम, रोहिणी जी, आप सुन पा रही हैं? मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या हो गई है। तकनीकी समस्या हो गई है मैम। तब तक हम कुछ बात कर लें, वो आती है तब तक। हाँ, बिल्कुल। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ मैम, आप मुझे सुनाई दे रही हैं। सो आपको नई लिंक भेजनी पड़ेगी। आईपैड से कुछ आधा बाधा आ रहा है, मेरा कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है लिंक। पर आप दिख रही हैं शालिनी जी, हमको आप चेक करिएगा, हमको मेन स्क्रीन पर दिख रही हैं रोहिणी जी। हाँ, अच्छा, ठीक है। आप सब लोगों को दिख रही है मैम? जी, आप उनको स्पॉटलाइट पे ले लीजिएगा। जी, लेकिन इधर 1 मिनट, क्योंकि मुझे दूसरा कंप्यूटर लेना पड़ा, उसका चार्जर नहीं है। 1 मिनट। महिलाएं सभी बॉर्न जगलर्स हैं, रोल्स फटाफट। नीता जी, आप जब तक बताएं कि चूंकि आप एंटरप्रेन्योर रही हैं और आपने फिकी फ्लो के लिए बहुत काम किया, तो जैसे कि मैम ने हमें बोला था कि यंग मेल्स का एम्पावरमेंट करना जरूरी है, जब तक कि उसके बिना विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। तो आप इस बात से कहां तक सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि रोहिणी जी की ये पूरी थीम किस तरह थी? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि हमें यंग मेल्स को एम्पावर करना पड़ेगा, साथ साथ यंग विमेन को भी एम्पावर करना पड़ेगा। हमें हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए बेसिकली हमको एज मदर्स वी हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमें हमारे बेटों को भी राइट ब्रिंगिंग अप देनी पड़ेगी, जिससे कि वो उनमें वो संस्कार हम पैदा कर सकें। बेसिकली शॉर्ट में मैं बोलूंगी कि बेटों को भी बेटी की तरह पाले और बेटी को बेटों की तरह। जी जी, ज्योति जी, आप भी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, आपको कैसी लगी रोहिणी जी की थीम की यंग मेल्स को एम्पावर करे बिना विमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं है? ये बिल्कुल सही थीम है शालिनी जी, और इस बात के लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि हम महिलाओं को ये सोच रखना पड़ेगी, क्योंकि ये सही है कि आपने बेटी को तो शिक्षित कर दिया, बेटी को तो संस्कार दे दिए, लेकिन अगर बेटों को नहीं देंगे तो बेटी अकेली क्या कर लेगी। और हम हमेशा बात करते हैं, कभी भी इस तरह के घटनाएं होती हैं तो, कि भाई बेटी को संस्कार दो कि वो रात को बाहर नहीं जाए, ये नहीं करे। अब बेटों को भी संस्कार दीजिए। तो हमको यंग बच्चों को ये समझाना पड़ेगा और उनके पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अगर बेटी को तो आप बोलते हो 10 के पहले घर आ जाओ, बेटा 2 बजे तक बाहर रहता है, तो आप बेटे से पूछिए ना कि वो 2 बजे तक बाहर करता क्या है।
तो ये जरूरत आज इस बात की है कि जो हमारे युवा हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको आप दोनों को एक समान, आपको सशक्तिकरण की बात होती तो दोनों को साथ में करना पड़ेगा। दूसरा, एक मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये मानसिकता थोड़ी सी बदलना पड़ेगी कि जब कोई बहुत अच्छा काम करता है या बेटियां हैं अपने पेरेंट्स को संभालती हैं, तो लोग बाग बोलते हैं समाज में कि अरे भाई उसने तो बिल्कुल बेटे जैसा काम किया, अरे उस तो बेटे की तरह संभाल रही है। बेटियों को एक पायदान नीचे मत ले आइए ऐसा बेटा कहकर। उसे आप कह रहे हैं कि वो बेटे जैसा कर रही है, यानी आप उसको थोड़ा सा कमतर आंक रहे हैं। तो हमको ये चीज आवश्यक है कि बेटी की तरह बेटों को भी, यानी लड़कों को भी, यंग जो बच्चे युवा हैं, अच्छा युवा बहुत समझदार हैं आज के, जो हम, ऐसा नहीं है कि लड़के सिर्फ या आवारागर्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत सेंसिबल हैं, वो चीजों को समझते हैं, जानते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत सही मुद्दा है और यकीनन हम आज इस पर बात करेंगे तो उसका बहुत अच्छा कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। रोहिणी मैम जुड़ गई हैं अपने साथ। कैन यू? नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम आज जो आपकी थीम थी, हम उसी को लेके बात कर रहे थे कि युवाओं को भी सशक्त होने की जरूरत है, तभी लड़कियां आगे बढ़ सकेंगी, मेल्स को खासकर। तो आपको कैसी ये थीम चुनने का क्या उद्देश्य रहा और आज का आपको कैसा लगा पूरा जो वुमेन गेस्ट एडिटर बन? नमस्ते। पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप सब मुझे देख पा रहे हैं? जरूर मैम। थोड़ी हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी, सो पहले सॉरी कि मैं थोड़ी देर से आई। और सबको नमस्कार और सब लोगों के आने वाले त्योहारों के लिए शुभकामनाएं सभी को। और ये विषय मुझे एक 4-5 साल पहले, जब काफी सालों से ऑफ कोर्स मैं काम कर रही हूँ, लेकिन 4-5 सालों से पहले जब मैं देख रही थी कि हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर जैसे मेरे दूसरे काम में अगर किसी चीज का रूट कॉज देखना हो कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद हमें ये काम पूरा करने के लिए कहीं और देखना पड़ेगा। और जब मैं युवा पुरुष को मिलती रही काम के फील्ड में, तब मैंने सोचा कि उनकी भी हालत कुछ, उनके भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, हम और उसके बारे में ज्यादातर बात नहीं करते समाज में। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कोई ऐसी संस्थाएं हैं भी जो उन किशोरों के साथ, युवा पुरुषों के साथ काम करती है। बहुत चुनी हुई थी, 5 या 10 मिली मुझे पूरे देश में। और फिर हमने सोचा कि एक पोर्टफोलियो बना दे मेरे फिलैंथ्रोपी में, और उसके ऊपर ध्यान देके कुछ नई चीजें, कुछ नया अप्रोच और नए प्रोग्राम्स बनाए। शालिनी जी, आपको आवाज आ रही है मैम की? हाँ बिल्कुल आ रही है, मुझे अब नहीं आ रही, लेकिन नीता जी हमारे साथ है। तो नीता जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहती थी रोहिणी जी से। आपने कहा था कि आप उनसे बहुत पहले मिली थी 50 प्रो के प्रोग्राम में, तो आप प्लीज पूछ सकती हैं। उसमें हमने रोहिणी जी को ऑनर करा था क्योंकि ये दिल से, सदा से इतने सुंदर काम कर रही हैं। सभी की सशक्तिकरण, स्वयं का तो इन्होंने खुद ने करा ही है, परंतु पूरी एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है रोहिणी जी। और इनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये, जैसे आप बोल रहे हैं कि काम कम हुआ है, आपको बहुत कम संस्थाएं मिली जिन्होंने कि ये युवा सशक्तिकरण का काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि हम सभी को मिल करके क्या फोकस्ड और क्या काम करने चाहिए जिससे कि ये जो कमी है उसको हम पूरा कर पाए? वही तो एक समाज के आगे एक क्रिएटिव चैलेंज एक्चुअली है। क्योंकि, और फिर मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि इसका मतलब नहीं कि हम जो महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं उसका काम बाजू में रख दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस काम के साथ ये काम जोड़िए। मैं बार बार कहूंगी, नहीं तो कुछ कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमको, इफ वी वांट मेन टू फुलफिल देयर फुल ह्यूमन पोटेंशियल एज ह्यूमन बीइंग्स, तो बचपन से ही,
कि उन्हें, जैसे आप कह रहे थे पहले, उनके मन में, और ये पेट्रियार्की का जो उनको आइडेंटिटी का भी काफी कंफ्यूजन रहता है। मैंने बहुत बातचीत की है यंग मेल्स से, और वे समझते हैं कि उन्हें कोई ऐसी सेफ जगह नहीं मिलती है ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए। सो हाउ कैन वी एज अ सोसाइटी create safe and shared spaces where young males, and we have 20 crore young males. It's a big problem. So how do we encourage them to talk about their own identity, to talk about their own problems? और ये जो क्या कहते हैं, माचोनेस और मर्दानगी अगर छोड़नी है तो फिर वो कौन बन सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, और समाज को उनके साथ साथ चलना पड़ेगा, ऐसे मैं समझती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बता रही है रोहिणी जी। और आई थिंक इसमें है ना, हम माताओं को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा अपने बेटों को अपब्रिंगिंग के लिए। ये बिल्कुल सही बोल रही हैं कि महिला के साथ अपने बेटों का भी हमको सशक्तिकरण साथ साथ करना होगा। एंड यू आर स्ट्रेसिंग ऑन बोथ द पॉइंट्स। यस, और ये घर से शुरुआत होनी पड़ेगी ना जी। आप कह रही थी कि हम पूछते नहीं है कि बेटे लेट क्यों आते हैं, तो कुछ बोलते नहीं है। 7 बजे के बाद लड़की लेट आएगी तो कहाँ थी पूछेंगे। तो घर में ये बातें, ये डिस्कोर्स, ये चर्चा, ये चिंतन मंथन जो भी है शुरू होना होगा इस देश में, हर घर में। और सभी का ओपिनियन एक साथ से शायद नहीं रहेगा, वो भी ठीक है, लेकिन आमने सामने विदाउट फियर एटलीस्ट ये बातें खुली तौर से होनी चाहिए। जी, तो ज्योति जी आप भी हमारे साथ हैं, और आप चूंकि लेखिका हैं, रोहिणी जी भी इतनी बड़ी लेखिका है, आप दोनों ही लेखिका है, तो आप रोहिणी जी से कुछ सवाल पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं मैम, क्योंकि आप लोगों का विषय भी एक ही है। जी हाँ, नमस्कार रोहिणी जी। नमस्ते। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये वाली। मेरा ही सौभाग्य है। मैम मैं लिखती हूँ, और चूंकि आप भी लेखिका हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एक लेखिका होने के नाते साहित्य के माध्यम से आप समाज को क्या दे सकती हैं। तो मेरा तो उन्हें ये जवाब रहता है कि भाई लोग बोलते हैं कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण ही होता है ना, नहीं होता है। मैं जो कुछ भी लिखती हूँ वो समाज से ही मुझे विषय मिलते हैं। पर लेकिन क्या हम केवल साहित्य या लेखन के माध्यम से इस तरह का कोई बदलाव ला सकते हैं? ऐसा जनरल एक सामान्य तौर पर लोग पूछते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो छोटा सा भी परसेंट है, अगर मेरे लेखन से प्रभावित होकर कोई नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाता है, तो मैं उसे अपना लेखन की सार्थकता समझती हूँ। जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि क्या ये लेखन के या साहित्य के माध्यम से युवाओं में बदलाव संभव है? क्योंकि मैं चूंकि पढ़ाती भी हूँ, तो सारे युवा हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो उन लोगों को मैं कई बार उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव देखती हूँ कि वो प्रभावित होते हैं अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है तो उसे पढ़कर। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम साहित्य के माध्यम से जो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के भी सशक्तिकरण की आप बात करती है, तो क्या हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं हम लेखन के माध्यम से? देखिए, हम दोनों राइटर्स हैं, तो हमको कहना ही पड़ेगा कि हम जो कर रही हैं उसका थोड़ा बहुत कुछ उपयोग होता होगा समाज को, तो इस भरोसे पे तो हम लिखते जाते हैं, है कि नहीं? तो नहीं, डेफिनेटली। देखिए, आप जब छोटी थी और पढ़ती थी तो उन पुस्तकों का, उन कहानियों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा? जरूर पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरे ऊपर तो जो मैंने पढ़ा है उसका तो बहुत प्रभाव हुआ है। जब से मैं 4 बरस की थी तब से मैं पढ़ती जा रही हूँ। अफसोस मुझे हमेशा होता है कि मैंने
मेरी मातृभाषा में पढ़ना उतना नहीं सीखा। मेरी माँ खुद मराठी और संस्कृत की स्कॉलर थी, लेकिन उस वक्त उनके मन में आया कि हमारी बेटियों को अच्छी तरह से इंग्लिश फ्लुएंटली आनी चाहिए, क्योंकि तब ऐसे लगता था कि अगर प्रोग्रेस करना है तो ये अफसोस मुझे अब आज तक है कि मैं उतना फ्लुएंटली, जैसे कि इंग्लिश में पढ़ती हूँ, मराठी और हिंदी में पढ़ लिख नहीं सकती हूँ, फिर भी ट्राई करती हूँ। बच्चों के लिए मराठी में, हिंदी में भी किताबें लिखी है और पढ़ती जाती हूँ, ट्राई करती जाती हूँ। मेरे ख्याल से डेफिनेटली लेखन का बहुत बहुत प्रभाव हो सकता है ऑन यंग माइंड्स, और होना भी चाहिए, लेकिन लोगों को पढ़ने के लिए हमें एनकरेज करना पड़ेगा, नहीं तो वो सिर्फ व्हाट्सएप, एसएमएस और स्क्रीन्स देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो प्रथम बुक्स, आपको मालूम होगा कि हमने प्रथम बुक्स की स्थापना की थी 2004 में, और 10 साल में प्रथम बुक्स में रही। तब हमारा एक ही विजन था, अ बुक इन एवरी चाइल्ड्स हैंड। और आज तक रिटायर हो जाने के बाद काम और तेजी से बढ़ा, और आज प्रथम बुक्स ने हजारों पुस्तकें छापी है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, ताकि पहले से युवाओं को पढ़ने की आदत बने। और इफ यू कैन गिफ्ट समबडी अ रीडिंग लाइफ मैम, देन इट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है रोहिणी जी आपसे, कि ये जो कोरोना का दौर है, ये जो कोविड पैंडेमिक है, इसने एक ऑथर के, एक लेखक के थॉट प्रोसेस पर क्या प्रभाव डाला है? मतलब कैसे उसका थॉट प्रोसेस चेंज किया है? क्या वो चेंज आपके थॉट प्रोसेस में भी आया है? ये पैंडेमिक ने, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हैव टू थिंक वेरी डीपली, राइट? अपनी मॉर्टैलिटी के, राइट, वो भी प्रश्न हमारे मन में आ जाते हैं कि क्या लाइफ कभी इतनी शॉर्ट होती है, और कुछ भी कह नहीं सकते कल क्या होगा, है ना? तो वो आइडियाज लेके इस मोमेंट में, इस पल में कैसे जीना है, हाँ, कैसे समाज में कैसे बर्ताव करना है, जो लोग पीड़ित है उनकी ओर ध्यान देके क्या काम करना होगा। तो ये सब विचार तो आते ही हैं ये 5-6 महीनों से। और डेफिनेटली जब मैं आगे लिखती हूँ या अग्रलेख लिखती हूँ न्यूज़पेपर्स में, आजकल बहुत ज्यादा लिख रही हूँ कुछ, क्योंकि बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं इस पैंडेमिक में, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ा है। और युवाओं पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है, उनके लाइवलीहुड्स की चिंता है, उनके शिक्षा की चिंता है, तो ये सब डेफिनेटली मेरे मन में आ जाता है। जी, तो जया मेरी साथी मेरे साथ है। जया, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगी? क्योंकि पाठकों के भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जो आपके पास हैं, तो आप पूछ सकती हैं। जरूर। मैं रोहिणी मैम से पहले मेरी तरफ के सवाल पूछना चाहूंगी, उसके बाद पाठकों के सवाल लूंगी। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप काफी क्लियर है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप काफी काम कर रही है। आपको क्या लगता है कोरोना ने लोगों को थोड़ा बहुत सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ा है, या कोई चेंज आया है, या आप देखती हैं कोई चेंज? मुझे तो लगता है इस बारे में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी हमारी जो है, हमारे जो एनजीओज है, हाँ, इस और देश में बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से। 75 इयर्स होने जा रहे हैं कि हमारी सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वे इस पैंडेमिक में पहले रिस्पॉन्डर्स थे मेडिकल कम्युनिटी के साथ। पहले वो जाके, क्योंकि उन सलग होती है ना, वो बहुत समाज से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें मालूम होता है क्या प्रॉब्लम्स है समाज की, और पहले वो थे, घर घर में जाके उन्होंने हेल्प किया, राशन देने का काम, कुछ भी पीपीई देने का काम, मास्क देने का काम। और वो देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी का इतना स्ट्रॉन्ग रोल है। तो उनकी मदद के लिए मैंने भी थोड़े कुछ काम किए। तो डेफिनेटली वो इतनी अच्छी बात है कि हमारे समाज ने इतनी जल्दी इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिया। शायद काफी नहीं था क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है ना, लेकिन वो देख के हमें समाज के बारे में कुछ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हाँ, ऐसे भी हुआ कि कुछ लोग ये कोविड को लेके अपनी पुरानी प्रेजुडिसेस को बांध के रह गए, और नेबर्स के बारे में सस्पिशन रखना, लोगों से दूर रहना,
वो सब थोड़ा आ गया है, लेकिन वो डर की वजह से। अगर हम करेक्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे कि कोविड कैसे इन्फेक्शन देता है, तो शायद वो दूरियां भी कम हो जाएंगी। जरूर मैम, जरूर। क्योंकि फिजिकल, सॉरी लास्ट पॉइंट, फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नीता जी कुछ सवाल पूछना चाहती है। आई थिंक जय, नीता जी के पास एक सवाल है। नीता जी आप कैरी ऑन करिए, आप कैरी ऑन करिए। एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? अच्छा ज्योति जी आप पूछ रहे हैं। हाँ ज्योति जी पूछना चाहती हैं। हाँ रोहिणी जी, आप एक्चुअली अर्ध्यम संस्था से जुड़ी हुई हैं जी, है ना? मैंने 20 साल कहीं ना पहले, कहीं मुझे, जी मैम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी जिम्मेदारियों की जब बात आती है या कर्तव्य बोध की बात आती है, तो जो आम व्यक्ति है वो सरकार का मुंह देखता है, सरकार के भरोसे सारी चीजें हैं। चूंकि मैं खुद भी कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हूँ जो कि जरूरतमंदों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करते हैं, विशेषकर आदिवासियों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को क्या ये अवेयरनेस लाने की जरूरत नहीं है कि कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी है। हर बात में हम सरकार का मुंह क्यों देखते हैं? आपने बहुत मायने की बात सामने रखी। मैं बहुत सालों से ये लिख भी रही हूँ और कह भी रही हूँ कि समाज, बाजार और सरकार, इन तीनों सेक्टर का एक कंटिन्यूम होता है, एक धारा होती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमें ये समझना है कि समाज पहले आया, सरकार पहले नहीं आई, बाजार पहले नहीं आया, और बाजार और सरकार क्यों आए कि समाज ठीक से चलता रहे, है ना, और उसका पाया मजबूत हो। तो हम पहले सिटीजन्स है, पहले मार्केट के कंज्यूमर्स नहीं है, पहले हम सरकार की प्रजा नहीं है, पहले हम सिटीजन्स है। क्योंकि हमें मिलकर, सबको मिलकर एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, एक अच्छा समाज बनाना है। तो सरकार का काम सरकार ने करना ही होगा, बाजार का काम बाजार को करना ही होगा। बट ये हम मत भूले कि समाज को थर्ड सेक्टर कहते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत रॉन्ग है। समाज फर्स्ट सेक्टर है, पहले हम समाज के लोग हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप जो पूछ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सबको मिलकर एक अच्छा समाज बनाना होगा ना। ये जिम्मेदारी हम किसी और पे नहीं सोच सकते, ना ही सरकार पे, ना ही बाजार पे, ये हमें ही करना। एक सवाल मैम और है मेरा, यस यस, कि लोग पानी को रिचार्ज करने को लेके तो काफी वो रहते हैं कि कई संस्थाएं भी हैं जो वाटर को बचाने पे काम कर रही है, लेकिन आम लोग जो है, जो बारिश के पानी को यूं व्यर्थ बहने देते हैं, तो वो लोग कैसे जागरूकता आए वो, क्योंकि लाखों लीटर पानी यूं ही व्यर्थ बह जाता है। अगर आप छोटी छोटी पहल भी करें तो पानी बच सकता है, नहीं 3-4 महीने का तो बचा ही सकते हैं आप पानी। तो कैसे वो जागरूकता आएगी? आई थिंक ये पानी का मामला, ये पानी का विषय इतना गहरा है और इतना सभी के जीवन से इतना नजदीकी से जुड़ा है कि मैं समझती हूँ हमारे देश में काफी लोग ये जानते हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि बाकी देशों में होता है उतना पानी तो हम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर भी एक सीधी सादी बात आप बच्चों को भी मालूम है कि दांत ब्रश करते समय एटलीस्ट टैप बंद करें। वैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइन में कैसे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पानी कम इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी काफी हमारे सब एसोसिएशन जो है, CII, एसोचैम वगैरह, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। क्योंकि विदाउट वाटर सिक्योरिटी देयर कैन नॉट बी एनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो हमारे देश के लिए पानी एक की रिसोर्स है जिसके बल पे ही हमारा इकोनॉमी, हमारा समाज चल सकता है। नहीं तो आपको मालूम ही है ये पैंडेमिक जैसे डिजीज में भी पानी का और सैनिटरी हाइजीन का, वॉश कहते हैं हम, वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन, उसका बहुत जुड़ा घना संबंध है। अगर हम पानी की सब ये साफ रखें, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, उसके बारे में हम काम करते रहे, तो ही हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम
और हमारी इकोनॉमी चल सकती है। इसलिए अर्घ्यम में 15 सालों से हम पानी के विषय को लेकर काफी संस्थाओं को सपोर्ट देते हैं, स्पेशली ग्राउंड वाटर, भूजल को मैनेज करने के लिए, बिकॉज इंडिया रन्स ऑन ग्राउंड वाटर। सो हाउ डू वी मैनेज ग्राउंड वाटर बेटर, ये विषय लेके हम 15 साल से अर्घ्यम से काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल नीता मैम से है। नीता मैम, अभी विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं काफी आगे आई है। आत्मनिर्भर भारत की नींव में एक महिला कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है और निभा रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहती हैं? के बारे में कहना चाहती हूँ, पर उससे पहले अपनी दो बातें हो रही हैं जया जी। एक तो बात हो रही है महिला सशक्तिकरण और युवा बालकों के सशक्तिकरण की बातचीत हो रही है। तो क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण से कुछ ज्यादा ही उसको अपने दिल के नजदीक मानती हूँ, तो उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो सशक्तिकरण एक महिला का तब होता है जब उसकी जेब में उसका खुद का पैसा होता है, उसके द्वारा उसको दिया हुआ नहीं, उसका खुद का लिया हुआ, अर्जित किया हुआ। Nothing empowers a woman more than her own money in her pocket. I think हम सभी इस बात को मानते हैं, क्योंकि एक महिला को जब हम एम्पावर करते हैं तो पूरी फैमिली भी एम्पावर हो जाती है। दूसरी बात हो रही थी किताबों की। तो इस पेंडेमिक के दौरान जया जी, मतलब एंड टू ऑल द ऑडियंस एंड द व्यूअर्स, आई वांट टू से कि जो एक काम मैंने मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हुआ वो करने में, कि मैंने जो भी मिलने वाले, जो भी दोस्त, जिनका भी पता पड़ा कि जो कि कोविड-19 से स्ट्रक हैं, मैंने उनको पॉजिटिव बुक्स पहुंचाई, गिफ्ट के तौर पर उनको पहुंचाई, जिससे कि क्योंकि ये समय ऐसा था कि ये काल ऐसा निकला कि उसमें उनके पास कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग, तो मैं प्रोफेसर रमेश के अरोड़ा की फैन हूं, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की बुक्स मैंने सभी को भिजवाई। अब आपने जो मेरे से प्रश्न किया है वो आत्मनिर्भरता का इस विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं का, करेक्ट, यही आपने पूछा है मेरे से। तो आई थिंक महिलाएं तो 100% आत्मनिर्भर हैं, शुरू से ही हैं, ये तो मेरा मानना है बिल्कुल। और विपरीत परिस्थितियों की वो चैंपियंस हैं, क्योंकि एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन चैंपियंस। और इस पैंडेमिक के दौरान जो अगर सबसे ज्यादा किसी की उत्पादकता बढ़ी है तो वो महिलाओं की ही है। आप देखिए, करोड़ों मास्क बन गए, ये सैनिटाइजर्स बने। आप देखिए महिलाएं शेफ्स कितनी तैयार हो गई इस पेंडेमिक के दौरान, कितने इस तरीके के उद्यम सामने निकल के आए जिनका कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब आप देखिए कितने रेस्टोरेंट सब बंद हो गए, पर महिलाएं कैसे हर जगह पे खड़ी हुई मिली और हर चुनौती को उन्होंने पूरा, जिसको बोलते हैं ना, आड़े हाथ लिया। और आप ये भी देखिएगा, चाहे वो शहर हो, नगर हो, कस्बा हो, गांव हो, आपने महिलाओं को आराम करते हुए कहीं नहीं देखा होगा। हर जगह पर लगी रहो, वो वाली थी। और विपरीत परिस्थितियां ऐसी भी आई जिसमें कि द हस्बैंड्स लॉस्ट द जॉब्स, उनके बेटे या कुछ, मतलब एक फाइनेंशियल संकट भी आया। परंतु आप देखिए माहौल कैसा, परिवार में उन्होंने एक ऊर्जावान सकारात्मक माहौल बना के रखा, परिवार को बांध के रखा, एकजुट रखा। तो उन्होंने तो एक शानदार रोल अदा किया है इस पैंडेमिक काल में। उनके विकल्प बहुत मिले उनको राह भटकाने के लिए, लेकिन लक्ष्य से नहीं हिली महिलाएं सारी, वो लगी रही, अपने डटी रही। और पूरा मेन जो उन्होंने काम किया, वो श्रम के पौधे पर सफलता के फूल खिला के दिखा दिए महिलाओं ने। बिल्कुल बिल्कुल मैम। रोहिणी मैम, इंदौर से दिनेश कुमार जी रावत एक प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका वो पूछते हैं कि आज इन दिनों रोड एक्सीडेंट, मतलब इंडिया के अंदर एक दिन में 400 जो यंग है वो रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो इसको लेके किस तरीके से काम होना चाहिए, कैसे एक सेफ्टी के मेजर्स हो इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट। रोहिणी मैम। ये इस विषय में मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सच बात यह है कि 1992 में मैंने पहली संस्था जो शुरुआत जो मैंने की थी नागरिक करके,
वो इस विषय पे हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें भी मालूम नहीं पड़ा ठीक से कैसे अप्रोच करना, क्योंकि इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू रोड एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स. वी आर 150,000 डेथ्स ऑन आवर रोड्स एवरी ईयर. तो इसको तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा. यहाँ पे सरकार का बहुत सारा रोल है, क्योंकि हाईवेज हम ऐसे अगर डिजाइन करें, there are many ways to design highways so that there are fewer accidents, and I don't think we have done enough for that. However, समाज लोगों को भी थोड़ा समझ के ड्राइविंग करना पड़ेगा. मैंने कितनी बार देखा है, लेफ्ट और राइट को कोई भी साइड अगर हम ड्राइव करना चाहेंगे तो कैसे चलेगा. और especially, so there are many things to do. I am not the expert, but we need better infrastructure, we need better lighting on our road, we need to protect our pedestrians and our two-wheelers much better than we are doing right now. You are right. Important issue. राजस्थान 12 से एक सवाल है तौफिक हयात जी का, कि कुछ महिलाएं नौकरी का सपना तो देखती हैं, लेकिन जैसे शादी हो जाती है तो घर में खुद को प्रूव नहीं कर पाती, तो लाइक परिवार को भी लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे वो नेगेटिविटी आ जाती है उनके अंदर. तो इससे कैसे उभर सकती है और अपने आप को वापस से साबित कर सकती है महिलाएं? जी, महिलाओं के सपोर्ट के लिए इंडिया में काफी कुछ काम हो रहा है और होना भी चाहिए. शायद ऐसी महिलाओं को कोई एनजीओस को ढूंढ के उनसे कुछ सपोर्ट लेना पड़ेगा, और फैमिली में भी उन्हें बात करने के लिए उन्हें रीस्किलिंग, कुछ ट्रेनिंग देने का अगर उनका परिवार सोचे, व्हाटएवर उसका जो भी इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है उसमें. आजकल हमारे गवर्नमेंट ने स्किल्स मिशन रखा है, काफी महिलाओं को सपोर्ट मिलता है रीट्रेनिंग करने के लिए, कोई भी एक स्किल सीखने के लिए. तो ऐसा करने से अपना आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है. कुछ भी करो, लेकिन एक नया कुछ स्किल सीख लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा काम करने से उस नए एक्वायर्ड स्किल में धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ ही जाएगा, आ ही जाएगा. लेकिन परिवार को ऑब्वियसली उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे अकेली करेगी. तो मैं यहाँ पर रोहिणी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने कहा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तो लेकिन इसमें माइक्रो फाइनेंसिंग आपको लगता है कि महिलाओं की हेल्प कर सकता है, क्योंकि छोटे छोटे लोन्स लेकर वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकती हैं? जी, India has one of the world's largest SHG movements, self-help group movements. 60 million women participate in self-help groups all over the country, और उससे काफी वे बचत कर लेती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लेती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट लेके कुछ नया उद्यम, एक छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर देती है. यही रास्ता है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई फाइनेंशियल कोलैटरल नहीं होता सीधा बैंक में जाके लोन लेने के लिए. तो इस माध्यम से बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हो चुकी हैं, लेकिन उनको अब इस पैंडेमिक के बाद जब इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, उनको और भी सपोर्ट देना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर से भी सपोर्ट आना पड़ेगा, और हमारे ट्रेड एसोसिएशंस को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा. लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मूवमेंट इंडिया में काफी स्ट्रांग रहा था, अभी थोड़ा मेरे ख्याल से वीक हो रहा है, उसको फिर से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. राइट मैम. ज्योति मैम, एक सवाल है एक पाठक का, व्यावर से अंजुलिका सिंह जी पूछती हैं कि उन्होंने बीए में लिटरेचर से बीए किया है उन्होंने, तो कैसे वो एक लेखिका बन सकती है, हिंदी में लिखती है. रोहिणी मैम आप भी इसका जवाब दीजिएगा, वो हिंदी में लिखती है, लेखिका कैसे बन सकती है? देखिए, सॉरी रोहिणी जी आप बोलिए पहले. नहीं, पहले आप लेखिका है, आप जरूर पहले जवाब दीजिएगा, फिर मैं बोलूँ. ठीक है. देखिए, जब मुझे क्या होता है कि अगर कोई लेखिका है तो उससे अंदर से समझ में आता है कि वो लिख सकती है. ये चीजें कहीं ना कहीं हमको अंदर से समझ में आती है कि हमारे में ये क्षमता है, ये काबिलियत है. लेखिका स्थापित, देखिए शुरुआत ऐसे होती है जब आपके मन में भाव आते हैं, और अगर आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, यानी आपने पढ़ा खूब है, तो आपके पास शब्दों का खजाना रहता है. तो जब आपको कोई मन में विचार आते हैं
बारिश देखकर कुछ विचार आ रहे हैं, या कोई चिड़िया देखकर विचार आ रहे हैं, या प्रकृति देखकर। भाई मुझे जब नदी देखी तो मुझे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल स्त्री की तरह होती है, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। इस तरह के जब विचार आते हैं तो वो अपने आप शब्दों में ढल जाते हैं। तो अगर आपका हिंदी में पकड़ है, हिंदी विषय आपको अच्छा लगता है और आप हिंदी में लिखना चाहती हैं, तो आप एक काम कीजिए, अपनी डायरी बना लीजिए। किचन में काम करती है तब भी आप डायरी रख सकती हैं, है ना। कई बार आटा गूंथते गूंथते आपको विचार आ सकता है कि किसी भाई मुसीबत की मारी औरत आपके दिमाग में आ जाती है, तो आप फौरन लिख लीजिए। कम से कम कुछ बिंदु आप लिख डालिए कि मुझे ये चीज दिमाग में आ रही है, उसके बाद उसको आराम से बैठ करके और फिर उसको विस्तार दीजिए। तो आप, और जरूरी नहीं है कि शुरुआत में आपका हर आलेख, हर कविता, हर कहानी छप भी जाए, लेकिन ये मेरे शिक्षक का गुरु मंत्र था कि आप लिखते हो तो छपने भी भेजो। दुनिया को पता होना चाहिए कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या लिखती हैं। आपके विचार सकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से उसको दुनिया तक पहुंचना चाहिए। तो आप लिखिए, रोज की एक डायरी नुमा कुछ भी बना लीजिए और लिखिए बिल्कुल। और लिखने के लिए मैं दो बातें कहूंगी कि एक तो पढ़िए और खूब पढ़िए, और दूसरा अखबारों में, पत्रिकाओं में क्रॉसवर्ड आती है जिसे हम वर्ग पहेली कहते हैं, वो आप अवश्य भरिए, क्योंकि उससे जो आपका शब्दकोश है वो बहुत समृद्ध होता है। जब आप लिखने बैठती हैं तो आपको, हम बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हम कोक के लिए दूसरे शब्द का क्या प्रयोग करें। कई बार कविताएं हैं वो अलंकार मांगती है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि उनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या हैं। इसलिए आपका शब्दकोश समृद्ध होना बहुत आवश्यक है। और जो विचार आते हैं लिख डालिए। फिर आपको थोड़ा सा लगता है तो जब आप पढ़ती हैं तो आप कहीं छपने भी भेजिए, क्योंकि जब एक बार आप छपेंगी ना तो वो शाबाशी होती है, एक पीठ थपथपाने जैसा काम होता है कि अरे फलाना अखबार में मेरी एक रचना छपी है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगी तो निश्चित रूप से आप, हो सकता है आप हमारी जगह कभी बैठी हो और एक लेखिका के तौर पर लोग आपसे बात कर रहे हो। जरूर मैम, रोहिणी मैम। तो उनका नाम क्या था जिन्होंने ये सवाल पूछा? अंजलिका। हाँ, अंजलिका जी, अच्छा है कि आप लिखना चाहती हैं, और मैं समझती हूँ कि लेखिका के लिए इतना बेहतर टाइम कभी था ही नहीं, क्योंकि आप खुद कुछ भी जो लिखेंगे आपके पैशन से, आपके दिल से, आपकी कला से, उसे सेल्फ पब्लिश करने के लिए आज जितने प्लेटफॉर्म्स है वो पहले कभी नहीं थे, ये 5-10 साल में बने हुए हैं। तो आप बेफिक्र पब्लिश कर लीजिए अपने आप, और लोग पढ़ेंगे। लोगों को सोशल मीडिया की ओर से आप भेज सकते हैं कि मैंने ये लिखा है, पढ़ो, और अगर आपने अच्छा लिखा है तो जरूर लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपका जो फॉलोइंग हो जाएगा, उससे आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स पब्लिशर्स से भी जुड़ सकती हैं। तो जस्ट स्टार्ट, जस्ट राइट एंड सेल्फ पब्लिश इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। शालिनी जी, जया जी, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप दोनों के बोलने से, लेखिकाओं के लिखने बोलने से मुझे सिर्फ एक ही लाइन अभी क्लिक हुई, अनुभव साचा ज्ञान। इन्होंने दे दिया ज्ञान वो। जी रोहिणी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने दान को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं और आपने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ भी बहुत सारा काम किया है। और तो मैम, ये जो माना जाता है कि आपने लिखा भी है कई जगह कि अक्टूबर से दिसंबर तक लोग बहुत ज्यादा दान करते हैं, तो कोरोना पैंडेमिक में भी लोगों ने अपनी तरफ से मास्क बांटे, खाना बांटा, तो आपको क्या लगता है कि और हम कैसे इस कैंपेन को, इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, इंडिया में फिलैंथ्रोपी जो कहते हैं, दान जो कहते हैं, काफी बढ़ रहा है 10-20 सालों से, और लोग बहुत श्रीमंत भी हो गए, बहुत सारा वेल्थ बहुत कम लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा आ गया। तो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि ये वेल्थ जो वो इकट्ठा करें, जैसे हम भी रिच हो गए हैं, हमारे पे जिम्मेदारी रहती है कि ये जो वेल्थ है, ये जो पैसा है, उसको, उसका समाज को भी उपयोग होना चाहिए। तो मैं तो ये बहुत मानती हूँ, ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि वेल्थ हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए हमने
एक इंडिया फिलैंथ्रोपी इनिशिएटिव सब मिलके शुरू किया कि इंडिया में फिलैंथ्रोपी कैसे बढ़े। लेकिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ वेल्दी लोगों की फिलैंथ्रोपी इंपॉर्टेंट नहीं है समाज के लिए, आम लोगों को भी आगे दान देने का मौका इस देश में बहुत है, गरीबी इतनी है, तो हम जाके टेम्पल्स में दे देते हैं, हाँ है ना, मंदिरों में दे देते हैं, हुंडी में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि किन लोगों को उस पैसे की जरूरत है, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, अगर अच्छा समाज बनना है तो सभी को दूसरों को हेल्प करना ही है। तो ये भी हमने देखा है कि कोविड में बहुत सारे लोग आगे आए पैसा देने के लिए, बट हम अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये जरूर इस पे हमें फोकस करना है। और अभी ऐसी बहुत संस्थाएं आई है जो हेल्प करती है, जिनको पैसा देना है और जिनको पैसे की जरूरत है उनको मैच करने के लिए। जैसे शादी.com वगैरह ऐसे मैच मेकिंग साइट्स होते हैं, वैसे गिव इंडिया और बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को। अगर उनको थोड़ा भी पैसा देना है, ज्यादा भी पैसा देना है, किनको देना है, किनको देना योग्य उचित होगा, इसके लिए मैच मेकिंग संस्थाएं आई है। इससे इंडिया का जो रिटेल गिविंग कहते हैं, यानी कि छोटे लोगों का छोटा गिविंग, जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट गिविंग है, उसके लिए अब बहुत स्ट्रक्चर आ गया है। तो हम देखते जाएंगे कि ये रिटेल गिविंग, इंडिया का दान बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोग दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो जानते नहीं कैसे ठीक से हेल्प करना है, और ये संस्थाएं हेल्प कर रही है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जी, आपने कहा कि योग्य और पात्र और दान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ रुपए का हो। तो जया, हमारे पाठकों के बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं, आप पूछ सकती हैं हमारे मेहमानों से। एक सवाल मेरा रोहिणी मैम आपसे है। एक नाम नहीं दिया उन्होंने, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि उनकी बहन काम करना चाहती है लेकिन जो उनके हस्बैंड है, बहन के जो पति है, वो उनको काम नहीं करने दे रहे, मतलब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक महिला क्या करे? जी, ये तो कठिन सवाल है, ऐसे उसके इजी आंसर्स है ऐसे मैं नहीं समझती हूँ। क्योंकि परिवार में अगर उसको कोई और सपोर्ट नहीं है, सास भी सपोर्ट दे सकती है अगर हस्बैंड नहीं दे पा रहा है, या तो अपनी माँ सपोर्ट दे सकती है। कोई भी दूसरे लोगों का सपोर्ट लेके अपने पति से बात करने का प्रयत्न तो जारी ही रहना चाहिए, लेकिन झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। महिला का सिचुएशन और भी दुबला हो सकता है। तो इसके लिए कोई आसान आंसर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब तक पुरुषों का मनस्थिति नहीं बदलती, तब तक कितनी भी एम्पावर्ड महिला हो, उसके घर में वो आइदर रिबेल कर सकती है या तो अपनी नई सोच भूल सकती है। तो सोसाइटी को ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे मैं नहीं कह सकती हूँ कि इजी कोई जवाब है, लेकिन प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, प्रेम से और पेशेंस से प्रयत्न तो जारी पड़ेगा। नीता मैम, मेरा एक सवाल आपसे है। आपने 13 साल पहले जयपुर में फिक्की फ्लो की शुरुआत की थी। आपको इन 13 सालों में क्या चेंज लगता है जयपुर में की महिलाओं के अंदर, या जो विमेन एंटरप्रेन्योर है कितनी खुल के आगे आई है? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में जो इजाफा हुआ है जया जी, उसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिक्की फ्लो से पहले भी होता था, लेकिन जो एक इम्पेटस, एक मोमेंटम जो आया वो इसके बाद आया, क्योंकि क्या हुआ कि महिलाओं में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई और दृढ़ इच्छा शक्ति से कम बड़ा कोई और पावर नहीं है। वो खुद के अंदर होता है, स्वयं अहम ब्रह्मस्मि, वो रियलाइजेशन होना, वो एक बहुत बड़ा रोल फिक्की फ्लो ने अदा करा। दूसरा, जो एक आज कोई भी काम, प्रोफेशन, बिजनेस, उसकी धुरी क्या है? उसकी धुरी है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग और नेटवर्किंग। तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया गया जिसमें कि वो खुद देख सकती हैं कि नेटवर्किंग से वो कैसे अपने उद्यम को बढ़ावा दे सकती हैं, कैसे वो और जो दक्ष
और जो सफल महिलाएं हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि प्रेरणा एक जिंदगी का बहुत बड़ा, आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 P's की जरूरत होती है। पैशन, जुनून होना चाहिए हमारे अंदर वो काम करने का। पॉजिटिविटी, हम सकारात्मक सा पे भरे हुए होने चाहिए कुछ भी करने के लिए। और तीसरा पी है परसिवियरेंस, दृढ़ता से हमको उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में हम जो भी करें उसमें सबने अपना 100% देने की एक चीज जो सीखी। क्योंकि आप देखिए जिंदगी में हल्के फुल्के प्रयास कभी परिणाम नहीं देते हैं। अगर दीवार में कील ठोकनी हो ना तो हथौड़ा ही काम आएगा, तौलिए से कभी भी कील नहीं ठोकी जा सकती। तो वो एक जो महिलाएं, जो क्या होता है, एक शादी के बाद, एक मातृत्व के बाद बहुत बदलाव आते हैं, नए परिवार से आती हैं, दूसरे परिवार में एडजस्ट होती हैं, फिर मातृत्व का एक रोल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसको निभाने के बाद फिक्की फ्लो ने एक ऐसा रोल, एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है जिसमें कि वो अपनी आवाज बोल सकती है, वो अपने आप को, अपने क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस को दर्शा सकती है, उसको अपनी जो बहुआयामी, जो लेटेंट, जो छुपी हुई कलाएं हैं उनको दर्शाने का एक मौका मिलता है। और उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, जो आत्मविश्वास बढ़ता है, वो उसके पूरे परिवार को ऊर्जावान कर देता है। क्योंकि ना ही उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके पति, उसके सास ससुर सब उससे मतलब प्राणवंत हो जाते हैं, वो इतने एम्पावर्ड फील करते हैं। तो ये एक जो रोल अदा किया है, ये मतलब मैं संक्षिप्त में, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो ये एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। और बिजनेसेस तो लोगों ने इतने मल्टीप्लाई करे हैं अपने, क्योंकि सारे शहरों में, हम एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, सारे शहरों में उन्होंने अपना बढ़ाया है। रोहिणी मैम, आपसे मेरा एक सवाल है। कोरोना के कारण काफी लोग स्ट्रेस में आए हैं, तनाव भी बढ़ा है लोगों का। मानसिक तनाव के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या भी देश के हर हिस्से में बढ़ी है। कैसे उबर सकता है एक आदमी, एक महिला, एक पुरुष इन सब स्थितियों से? ये भी बहुत कठिन सवाल है, जवाब उतना सीधा सरल नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम बहुत पीछे हैं इस देश में। We have the lowest ratio of psychiatrists to population, among the lowest in the whole world. Hardly एक साल में हम 3000 नए साइकियाट्रिस्ट को सर्टिफिकेट देते हैं इस देश में। हमें जरूरत है हजारों या लाखों साइकियाट्रिस्ट की और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, लेकिन वो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी हमें कुछ क्रिएटिविटी जतानी पड़ेगी। अफ्रीका में एक फ्रेंडशिप बेंच करके एक मूवमेंट चालू हुआ है, जहां पे ये संस्था दादियों और नानियों को ट्रेनिंग देती है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और सिंपल अगर एंजाइटी वगैरह ऐसे कुछ हो तो उनको कैसे सपोर्ट देने का। तो ये नानियां और दादियां पार्क में बैठती हैं और लोग उनके पास जाते हैं और वो समझ सकती हैं। पहले सिर्फ बातें करने से 50% उनके प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, नहीं तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, वो बता देती है। ऐसे सोशल मूवमेंट की हमें जरूरत है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत प्रभाव हुआ है। क्योंकि हम अनसर्टेनिटी और फियर में है ना कि कल क्या होगा, ये कोरोना कब जाएगा, हमारा नॉर्मल लाइफ कब वापस आएगा। तो नेचुरली लोगों को बहुत टेंशन है, बहुत तनाव हो रहा है। और देखिए, समाज में हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही ठीक रहेगा ना। समझिए कि लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और अगर आपने ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे आपके परिवार में तो जरूर बात करिएगा, उसे बेड के हम टेबल छिपाना मत। ये पहला इम्पोर्टेंट रोल है हमारा कि हम, हमारे परिवार में कोई सफर कर रहा है मेंटली अभी, स्पेशली इस टाइम में, तो उसको क्या मदद देनी है। इंटरनेट पे बहुत सारे सुझाव है इसके ऊपर, लेकिन छिपाना नहीं, इसमें there is no shame. So it is a very important question that there are plenty of counseling centers, but first acknowledge the problem, accept करिएगा कि प्रॉब्लम है, फिर ही उसका सुझाव आ सकता है।
इस सवाल को मैं आगे ज्योति मैम के पास ले जाना चाहती हूँ। एक थेरेपी भी है किताबें पढ़ना, उससे आप तरोताजा हो जाते हो। तो आप लिखती भी है मैम, क्या मतलब कैसा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि जो किताबें हैं वो आपको तरोताजा भी करती है, आपका मन भी थोड़ा बहुत साफ करती है, सारी चीजें आपको पूरी तरीके से बदल सकती है। तो किताबें कितनी भूमिका निभाती है स्ट्रेस को दूर करने में? ज्योति मैम। किताबों के लिए कहा जाता है, शायद तिलक ने कहा था कि अगर मुझे किताबों के साथ नर्क में भी छोड़ दोगे तो मैं उसको स्वर्ग बना दूंगा। तो किताबें जो हैं वो ऐसी दोस्त हैं जो कि कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। जितना आप पढ़ेंगे और सकारात्मक पढ़ेंगे उतना आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे। मैंने खुद इस बात को महसूस किया है कि एक किताबें और एक संगीत, ये दो चीजें आपको तनाव से बहुत दूर रखती हैं। तो जैसा कि रोहिणी मैम ने बताया कि परिवार तो है ही, परिवार के साथ जब आप होते हैं तो मुझे लगता है कि आप तनाव से दूर होते हैं। विशेषकर अगर आप संयुक्त परिवार का हिस्सा हैं तो वहां कोरोना और तनाव जैसी चीजें जरा डरती हैं आने में, है ना। और फिर किताबें हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। किताबें बहुत अच्छी मित्र है, तनाव दूर करने का बहुत अच्छा साधन है। तो जितना आप पढ़ेंगे तो दो चीजें होगी, एक तो आपका तनाव दूर होगा और ज्ञान और जानकारी आपके नजदीक आएंगे। तो इसे आप पढ़िए और बहुत पढ़िए। और मैं थोड़ा सा अतिक्रमण भी कर रही हूँ यहाँ पर कि पिछला एक प्रश्न था, किन्हीं बंधु ने पूछा था कि उनकी बहन के हस्बैंड को, बहन के पति उन्हें काम नहीं करने देते हैं। तो मैं उनके लिए एक ही चीज कहूंगी कि जिन्होंने सवाल पूछा है वे भी पुरुष हैं, वो अपनी बहन के पति को समझाएं। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ना, तो शायद वो उनकी बात बेहतर तरीके से समझ जाएं और कहीं ना कहीं एक कुछ बीच का रास्ता निकल आए। क्योंकि और दूसरा है कि स्त्रियों में प्रतिभा कोई भी होती है, जन्मजात होती है, हर स्त्री में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। तो अगर वो कुछ दिनों के लिए वो बाहर जॉब नहीं करने दे रहे हैं तो जो उनकी प्रतिभा है, उनका शौक है, उस चीज को थोड़ा सा आगे लाएं, क्योंकि इससे उनका तनाव कम होगा। हम ये लेके बैठ जाएंगे, देखिए तनाव से चीज जुड़ गई है। अगर हस्बैंड काम नहीं करने दे रहा है तो टेंशन हो गया, टेंशन हुआ, झगड़े हुए। तो कुछ समय के लिए उस तनाव को दूर करने के लिए अपनी कोई भी शौक है, प्रतिभा है, उसको आगे लाएं। और जैसा मैंने कहा ना, स्त्री नदी की तरह होती है, इधर नहीं तो चट्टान से उछल के इधर से कहीं से तो अपना रास्ता बना ही लेती है। तो बस यही कि किताबें तो बेहतर साथी है ही, पढ़ें और खूब पढ़ें। लेकिन इस विषय पे ये भी पूछना पड़ेगा मेरा सिर्फ एक पॉइंट कि हमें ये तो पूछना पड़ेगा कि हस्बैंड के मन में क्या डर है, क्यों नहीं अपनी बीवी को काम करने देते, वो समझना पड़ेगा। क्योंकि डर है या तो कुछ पुरानी आइडियाज है, उनको जानना पड़ेगा कि ये क्या क्या चल रहा है उनके मन में, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होना पड़ेगा। जी रोहिणी जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पत्रिका के मन से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आखिरी सवाल। मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इंग्लिश में कहती हूँ, आप उसको शालिनी ट्रांसलेट कर दीजिए कि स्टे क्यूरियस, स्टे connected, because the whole world, we are all connected to each other. Your fate is connected to my fate. Stay connected and stay committed. ये 3 विषय, और पढ़ते रहो, जैसे कि ज्योति जी ने सबने कहा है, पढ़ते तो रहो लेकिन समाज से जुड़े रहो, क्यूरियस रहो, अपना माइंड ओपन, जिज्ञासु रहे और एक दूसरे से जुड़े रहे, सजग रहे, दृढ़ रहे, जुड़े रहे। हाँ। रोहिणी जी, एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रही थी, पूछ सकती हूँ शालिनी जी?
मैम आखिरी सवाल, बस समय हो गया है। आखिरी और बहुत छोटा सा, रोहिणी जी, रोहिणी और नोनी में आप कितना अंतर पाती हैं? पहले जब मैंने बच्चों की किताबें लिखना शुरू किया तो मैंने सोचा कि जो मैं अपने आप को जब बच्ची थी तब अपने आप को नोनी कहती थी, क्योंकि रोहिणी नहीं आता था, तो मेरा बचपना था वही उन किताबों में दिखाई दे रहा था, तो मैंने नोनी लिख दिया था पहले। और अभी मेरा एक पोता है जो मुझे फिर से नोनी बनाने जा रहा है। नानी को नोनी और को नानी, दोनों नोनी और नानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो रोहिणी जी, नीता जी और ज्योति जी, आप हमारे शो में आई, इतनी सारी बातें आपने बताई। और रोहिणी जी, आपने कहा कि जिज्ञासु रहें, दृढ़ रहें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, खूब सारा पढ़ते रहें, दान करें, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो, और अपने सामाजिक कर्तव्य आपको खुद निभाने होंगे। किसी का मुंह नहीं देखना है, सरकार का मुंह नहीं देखना है, आप खुद सबसे बड़े जो है दानी हो सकते हैं, और समाज में एक बड़ा बदलाव है वो आप खुद कर सकते हैं। तो रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। धन्यवाद। राजस्थान पत्रिका को भी थैंक यू और धन्यवाद, और शालिनी जी आपको भी बहुत थैंक यू। पूरी राजस्थान पत्रिका की पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार।